आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम अपने दो उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ना भूले हैं और ना भूलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनपद पंचायत के संरचना, बैठक, कार्य आदि के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हम आज क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे उसके पहले मैं ये बता दूं कि जनपद पंचायत पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसे गहराई से पढ़ने और समझने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनपद पंचायत के अंतर्गत आज हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जिस प्रकार पुराने वीडियोज़ में हम करते आए हैं कि सबसे पहले हम पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे और उनसे ये समझने की ज़रूरत कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पटवारी में आते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो जनपद पंचायत का सामान्य परिचय जानेंगे। जनपद पंचायत क्या है, ये कैसे बनी है और किस तरह से इसका महत्व है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से जनपद पंचायत की संरचना, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो जनपद पंचायत का कार्यकाल क्या है और कार्यकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम इसके अंतर्गत एकत्रित करेंगे। जनपद पंचायत में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं, राजनीतिक पद कौन कौन से हैं और प्रशासनिक पद कौन कौन से हैं, ये पूरी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो जनपद पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जो त्याग पत्र दिया जाता है वो किसको दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, वो सारी जानकारी इसमें इकट्ठी होंगी। इसके बाद जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो जनपद पंचायत की मासिक बैठक क्या होती है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसमें विषय कौन कौन सी होती हैं, कौन घोषणा करता है, ये सारी जानकारी हम इसके अंतर्गत एकत्रित करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने पढ़ने के लिए कुछ अन्य बिंदु आएंगे। इनमें से जो पहला होगा वो होगा पंचायत की बैठक में भाग ना लेने पर किस प्रकार से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। यदि कभी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसका सही उत्तर करें। स्थायी समितियाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सभापति कौन होता है, स्थायी समितियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय होते हैं, स्थायी समितियां क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए इसमें सदस्य कौन होता है, ये जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके समितियों के सभापति कैसे नियुक्त होते हैं, कौन बनते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इनकी बैठकों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, वो चीज़ें हम इसके अंतर्गत। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी हो, जनपद पंचायत हो या कोई भी इस तरह की संस्था होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, उसके सक्सेसफुल में एक महत्वपूर्ण भूमिका आय का होता है। तो जनपद पंचायत को आय कहाँ से मिलती है, उसके स्रोतों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो जनपद पंचायत के कार्य के बारे में हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें कि जनपद पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जनपद पंचायत के कार्य नहीं है, ऐसा आ गया तो आपको उसमें आंसर करने में आसानी होगी। और अंतिम में हम चलते चलते तथ्य संग्रह, जैसे कि हर वीडियो में देखते हैं, उपयुक्त बातों में से कोई भी बात यदि हमसे छूट जाती है तो उस चीज़ को हम चलते चलते तथ्य संग्रह में सम्मिलित करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हों। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब जनपद पंचायत के माध्यम से और एक पूरा अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैं ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि 2017 से पहले जो भी पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को उठाते हैं ताकि आप उनकी गहराई को समझ सकें और उस टॉपिक की गहराई को समझ सकें। और जनपद पंचायत उन टॉपिकों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको सफल बनाएगा, क्योंकि इससे हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको गहराई से समझिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने 2017 में पूछा गया है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है जनपद पंचायत का अध्यक्ष, बी राज्य सरकार का एक अधिकारी, विधानसभा का सदस्य सी में दिया गया है, और पंचायत का सचिव। इसका सही आंसर है राज्य सरकार का एक अधिकारी। ठीक है, अभी आप केवल क्वेश्चन देखते जाइए, इनके सारे आंसर आपको आगे आने वाले चीज़ों में, आगे आने वाले बिंदुओं में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष, और इसका सही आंसर है 5 वर्ष।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्थानीय बाजारों के शुल्क, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा, मवेशियों के पंजीकरण पर शुल्क, और डी है प्रकाश कर। इसका सही आंसर है फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी 2017 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत, डी ग्राम सभा, और इसका सही आंसर जनपद पंचायत है। अभी तो जनपद पंचायत का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जनपद पंचायत आ जाएगा, लेकिन यही प्रश्न जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, इसलिए आपको ऐसे टॉपिक को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन आता है, पंचायत उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है। उनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग जैसे कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। यह भी वर्ष 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मोहल्ला पंचायत, ग्राम पंचायत, और इसका सही आंसर है जनपद पंचायत। मतलब यहाँ जनपद पंचायत को उन कार्यों को सौंपा जाता है। कार्यों को किसको सौंपा जाता है? जनपद पंचायत को। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से है। ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रशासन के साथ सौदा, ग्रामीण औद्योगिकीकरण के साथ सौदा, सी है राज्य की वित्तीय मामलों के साथ सौदा, और डी है सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना, और इसका सही आंसर है डी सामुदायिक विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करना। जब हम पंचायत समिति के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो ये बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सातवां क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर कर या शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? ये भी 2017 में पूछा गया है। ए है जिलाधीश, जिला पंचायत, बी है, सी है ग्राम सभा, और डी है जनपद पंचायत। इसका सही आंसर है जनपद पंचायत। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंचायत राज व्यवस्था में कृषि, सामाजिक, वानिकी, आपातकालीन राहत के कार्यों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये भी 2017 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है केंद्र सरकार, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत। आप ये समझिए कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में तो ये तीन ऑप्शन तो निश्चित रूप से रहेंगे, और यही तीन ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेंगे, इसलिए आपको समझ लेना है। मैं अभी कार्य आपको आगे बताने वाला हूं, उन कार्यों पे हमेशा नज़र बना के रखिए। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे और आप वहाँ पर सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है जनपद पंचायत। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? ये भी वर्ष 2017 में पूछा गया है। 300 से लेकर 500 है। बी ऑप्शन है 401 से 450, सी ऑप्शन है 451 से 500, और डी ऑप्शन है 500 से 550। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की जो ओरिजिनल संख्या है वो है 313। ठीक है, 313 किसके अंतर्गत आ रही है? तो ए ऑप्शन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 300 से 500 के बीच में। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायती समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? ये भी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, राजमंडल द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार होगा, सहयोग के माध्यम से होगा। याद रखिएगा कि जो समितियों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत हो या फिर जनपद पंचायत हो, वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने शुरू होता है जनपद पंचायत का सामान्य परिचय। तो आप पहले समझ लीजिए कि जनपद पंचायत क्या होता है। जनपद पंचायत क्या होता है कि ग्राम और जिला स्तर के मध्य एक जो पंचायत होती है वही पंचायत जनपद पंचायत कहलाती है। ठीक है, और ये जो जनपद पंचायत होती है ये ग्राम और जिला के मध्य में समन्वय बिठाने का कार्य करती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, इसमें लिखा भी वही है कि प्रदेश के हर विकास खंड में एक ग्राम और जिला के मध्य में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम और जिला के मध्य में समन्वय का जो कार्य करता है वो क्या कहलाती है? जनपद पंचायत कहलाती है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके गठन के बारे में बात होती है। गठन पंचायत की अधिनियम धारा 10(2) के अनुसार बोला गया है कि गठन का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? राज्यपाल को। राज्यपाल जिलों को खंडों में बांट सकते हैं, जिसके लिए जनपद पंचायत गठित हो जाती है। सीधा सा क्वेश्चन आए कि जनपद पंचायत का गठन कौन करता है, तो आपको क्या टिक करना है? राज्यपाल टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जनपद पंचायत का कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन में भी पंचायत समिति लिख के आ जाता है, क्षेत्र समिति लिख के आ जाता है, खंड पंचायत लिख के आ जाता है, आंचलिक परिषद लिख के आ जाता है। तो इन सभी को आपको जनपद पंचायत ही समझना है, कंफ्यूजन दिमाग पे नहीं रखना है किसी भी तरह का। यदि पंचायत समिति के बारे में पूछा जाए तो आपको जनपद पंचायत समिति ही समझकर उसका आंसर करना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण वीडियो जब हम आपको डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है जनपद पंचायत की संरचना के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो जनसंख्या। जिस तरह से जब हमने पंचायत पढ़ा था तो वहां पर 1000 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। यहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि ये पंचायत से बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें कई पंचायतें आती हैं। यहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होगी तो जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है। कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। वार्ड संख्या मिनिमम 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 भागों में ही बांटा जा सकता है। जनपद पंचायत में कौन कौन सम्मिलित होता है, ये जनपद पंचायत किनसे मिलकर बनी होती है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो 10 से लेकर 25 निर्वाचित जनपद सदस्य होंगे। जिस भी जनपद पंचायत में जितने सदस्य होंगे वो सदस्य जनपद पंचायत के अंतर्गत गिने जाएंगे। इसके अलावा उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक, मान लीजिए एक जनपद पंचायत में आधी जनपद पंचायत एक विधानसभा में आती है और आधी जनपद पंचायत दूसरी विधानसभा में आती है। तो इन दोनों विधानसभाओं के विधायक जो हैं वो उस ब्लॉक मतलब उस जनपद पंचायत के सदस्यों के रूप में गिने जाएंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट आते हैं तो ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले पंचायतों के 20% सरपंच मतलब जैसे एक जनपद पंचायत में मान लीजिए 100 पंचायतें हैं, 100 पंचायत है तो इसमें से 20 गांवों के सरपंच जो हैं उसके सदस्य होंगे। अब दूसरी बात यह होती है कि क्या हर साल उन्हीं सरपंचों को इस जनपद पंचायत का सदस्य बना जाएगा, तो नहीं, उसकी एक विधि है। विधि क्या है कि जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य जो होते हैं चक्रीय आधार पर, मतलब चक्रीय आधार पर कैसे, जैसे 100 पंचायत है तो 20 पंचायत के एक बार बन जाएंगे तो उन 20 को छोड़ दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट 80 में से उनके सदस्यों को चुना जाएगा, लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा, ठीक है ना। तो कभी आपसे कोई ऐसा पूछता है, क्वेश्चन आता है तो कैसे चुना जाएगा, तो लॉटरी के हिसाब से, और कितने वर्ष के लिए चुना जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत होती हैं। जनपद पंचायत का कार्यकाल, यदि सीधे अर्थों में समझे तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को जानना जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए ये सामान्य चीज है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है, मान लीजिए 3 वर्ष में जनपद पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। ये जानना आपको महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जनपद पंचायत के महत्वपूर्ण पदों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 तरह के पद होते हैं, एक राजनीतिक पद होते हैं और एक दूसरा प्रशासनिक पद होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि राजनीतिक पद में जनपद पंचायत में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो जब हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तो अध्यक्ष ये राजनीतिक होता है, उपाध्यक्ष राजनीतिक होता है और स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि। और शासकीय पदाधिकारियों की मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आता है। इसे पीएससी के द्वारा चुना जाता है या प्रमोशन के माध्यम से भी कुछ मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है जनपद पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र। किसी कारणवश, ठीक है ना, राजनीतिक विवाद हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, यदि किसी सदस्य को
अपना इस्तीफा देना है या अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे, ये जानकारी आपको रहना चाहिए, कभी आ जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। जनपद पंचायत के यदि सदस्यों को देना है तो वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है। उसके बाद यदि जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो कलेक्टर को देगा या अतिरिक्त कलेक्टर को देगा, जो उस समय उपस्थित होगा त्यागपत्र दे सकता है। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यदि देना है इस्तीफा तो किसका देगा, तो आपको आंख मूंद के आंसर क्या करना है, कलेक्टर करना है। ठीक है, त्यागपत्र जो है वो 30 दिन में स्वीकार होगा। 30 दिनों में क्यों स्वीकार होगा, क्योंकि उस समय जांच होगी कि ये त्यागपत्र असली है या नकली है, कई तरह की राजनीति चलती रहती है, तो अध्यक्ष या पद को एक सेफ्टी के हिसाब से ऐसा रखा गया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। अविश्वास, मान लीजिए जनपद पंचायत सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उसके सदस्यों में यदि असंतोष होता है तो सदस्यों को क्या अधिकार दिया गया है उनको हटाने के लिए, वो जान लेते हैं। तो किसी जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो 1/3 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, बस आपको जानकारी के लिए प्रदान की जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनपद पंचायत की मासिक बैठक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है सूचना जारी करना। तो कौन जारी करता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनपद पंचायत में मासिक बैठक की सूचना कौन जारी करता है, तो कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सूचना जारी की जाती है। अब सूचना में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो समय सम्मिलित होता है, तारीख होता है, स्थान होता है, और उस बैठक में किस विषय के बारे में चर्चा करनी है वो विषय सम्मिलित होता है। इसी प्रकार जो साधारण बैठक है वो 7 दिन में बुलाई जा सकती है और जो आपात स्थिति की बैठक है वो 3 दिन में बुलाई जा सकती है। अब बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वैसे तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा ही बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, लेकिन यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपाध्यक्ष के द्वारा ये बैठक की जाएगी, और यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं होता है तो देखते हैं उस परिस्थिति में क्या होता है। उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि जो सदस्य उस बैठक में उपस्थित होते हैं ना, उन्हीं में से एक को चुन लिया जाता है कि साहब आज के सभापति आप हैं और सारे निर्णय आप लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जब पंचायत की बैठक में भाग ना लेने पर सदस्यता कैसे समाप्त हो जाती है, कैसे सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो जनपद पंचायत की अनुमति के बिना यदि आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि इस कारण से हम नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत खराब है या कुछ और अन्य कारण है, यदि 3 बैठकों में यदि आपका कारण सही नहीं है और 3 बैठकों में आप नहीं आ पाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि पंचायत के 6 महीनों के काम के दौरान आधी बैठकों में नहीं आते हैं, मान लीजिए 6 महीने में यदि 6 बैठकें होती हैं, ठीक है, और 6 बैठकों में यदि आप 3 बैठकों में नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। स्थायी समिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो स्थायी समिति है ये जनपद पंचायत के अंतर्गत समिति है और इन स्थायी समितियों में इसके सदस्य ही इसके सभापति होते हैं और सारा काम करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज स्वराज अधिनियम 1997 की धारा 47 में इसको सम्मिलित किया गया है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो काम करते ही हैं, उनकी सक्रिय भूमिका होती है, लेकिन जो अन्य निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी भूमिका को भी बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्थायी समितियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, जनपद पंचायत के कामकाज का बंटवारा सदस्यों में हो जाता है। भाई किसी को बोल दिया गया कि आप शिक्षा का काम देख लीजिए, आप बीज से संबंधित देख लीजिए, आप सिंचाई से संबंधित काम देख लीजिए, तो इस तरह जब सभी सदस्यों में काम बंट जाते हैं तो काम को क्वालिटी मिलती है। ठीक है, इसलिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने स्थायी समिति से संबंधित ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आती है कि स्थायी समिति में कौन सी स्थायी समिति होती हैं। एक बात मैं फिर यहाँ भी आपको याद दिला दूं, ये सारी स्थायी समितियों में इनके सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य ही इनमें होंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि स्थायी समिति कौन से होती हैं और उनसे संबंधित विषय कौन कौन से हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत बजट लेखा प्रस्तुत किया जाता है, प्राकृतिक आपदा सम्मिलित किया जाता है और वित्तीय मामले को सम्मिलित किया जाता है। कृषि समिति में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बीज वितरण
आदि को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा समिति में युवा कल्याण को, शराबबंदी को, प्रौढ़ शिक्षा को, खेल कूद को सम्मिलित किया जाता है। सहकारिता और उद्योग में ग्राम उद्योग को, कुटीर उद्योग से संबंधित मैटरों को, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। संचार समिति और सकर्म समिति में लघु सिंचाई, ग्रामीण मकान निर्माण और संचार के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित विषय में लोक स्वास्थ्य को, सफाई को, जल निकासी को, जल प्रबंधन को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण में कौन सा विषय सम्मिलित है। तो आप अभी हमने देखा भी है, पीछे जब हम अवलोकन कर रहे थे प्रश्नों का, वहाँ एक क्वेश्चन आया था, तो यहीं से, इसी लिस्ट से आया था, इसलिए आपको याद रखना है। वन समिति से संबंधित सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय उद्यान और लघु वन उपज से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात आती है कि समितियों के सभापति कौन कौन होते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। सामान्य प्रशासन समिति के ये पदेन होता है। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा सामान्य प्रशासन समिति के सभापति चुने जाएंगे, मतलब ये पदेन होता है। कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होगा। उसके अलावा शिक्षा समिति, ये भी पदेन होता है, ये भी पदेन होता है, मतलब इसके पद पहले से निश्चित होते हैं। उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वो शिक्षा समिति का सभापति होगा, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि शिक्षा और सामान्य प्रशासन समिति, मतलब जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनको छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में, मतलब जैसे एक समिति में 5 सदस्य सम्मिलित हैं, तो इन 5 सदस्य जो हैं, यही 5 सदस्य मिलकर एक सभापति का चुनाव कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि इन समितियों में ना तो जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा ना उपाध्यक्ष होगा। क्यों नहीं होगा वो पढ़ लेते हैं कि सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति के सभापति किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे, और जब सदस्य नहीं होंगे तो उसके सभापति भी नहीं चुने जाएंगे। क्योंकि हर समिति के सदस्य ही अपने बीच में से सभापति का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ स्थायी समितियों का सदस्य कौन होगा, मतलब स्थायी समितियों में कौन कौन शामिल किया जाएगा। तो विधानसभा के सदस्य, मतलब स्थायी समितियों में जो विधायक होंगे वो जनपद पंचायत की प्रत्येक समिति, जो समिति हमने पीछे देखी है ना, प्रत्येक समितियों के सदस्य कौन होंगे, मतलब विधायक जो हैं वो सदस्य होंगे। इसके अलावा एक महिला शिक्षा समिति, जिसके सभापति कौन होते हैं, उपाध्यक्ष, तो उस शिक्षा समिति में एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए भी इन समितियों में रखा जाएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जनपद पंचायत का कोई भी सदस्य एक बार में 3 से ज़्यादा समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। मतलब एक सदस्य जो है, जो हमने पहले एक चार्ट पढ़ा है समितियों का, तो एक सदस्य जो है वो 3 समितियों का ही सदस्य बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हर समिति में वो सदस्य है और उसका सभापति बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थायी समिति की बैठक के बारे में जानकारी, तो स्थायी समिति का जो सभापति होगा, सभापति कैसे बनता है वो हमने जान लिया। अब जो सभापति होगा वो जितनी बार चाहे आवश्यक समझे उसकी समिति की बैठक को बुला सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हर महीने के कम से कम एक बार बैठक होना जरूर आवश्यक है। इन स्थायी समितियों के सभापति बुलाएगा। बैठक की सूचना सदस्य को 5 दिन पूर्व दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसकी अनुपस्थिति में, यदि सभापति मान लीजिए नहीं आया है तो उसकी अनुपस्थिति में सदस्य जो हैं, उपस्थित सदस्यों में से ही एक को अपना सभापति बनाएंगे और कहेंगे कि आप बैठक लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। कोरम में क्या होता है कि सभापति को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या का आधा होना जरूरी है। मान लीजिए कि एक समिति में 10 सदस्य सम्मिलित हैं, ठीक है, तो 10 में से 5 या 6 सदस्य जब आएंगे तभी बैठक की शुरुआत होगी। कोरम का मतलब है वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कोरम क्या कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो जनपद पंचायत के कार्य आता है। कार्य से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनपद पंचायत का
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य नहीं है, इसलिए एक नज़र डाल लेना जरूरी है। वितरण और गोदामों का निरीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा गोबर गैस धुआं रहित चूल्हा का वितरण करना जनपद पंचायत का कार्य है। इसके अलावा विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना भी जनपद पंचायत का कार्य है। इसके अलावा कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करना भी जनपद पंचायत का कार्य है। जिनके अलावा कृषि कार्य हेतु बीज केंद्रों का संचालन करना, ये मैक्सिमम पूछा जाता है, आप यहाँ स्टार बना के इसको याद रख सकते हैं। कृषि कार्य हेतु बीज केंद्रों का संचालन करना यदि पूछा जाए किसका कार्य है तो जनपद पंचायत का कार्य है। इसके अलावा शौचालयों का निर्माण करना, भारत में स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत जनपद पंचायतों की भूमिका अच्छी खासी हमें नजर आती है। हम आगे बढ़ते हैं तो जनपद पंचायत के आय के स्रोत के बारे में जानते हैं। आय एक ऐसी है कि आय के बिना कोई भी संस्था मूलचूल रूप से और अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती है। अब हम जब जनपद पंचायत के आय के स्रोत में देखते हैं तो दो स्रोत हमें नजर आते हैं प्रमुख रूप से। एक अनुदान के माध्यम से जनपद पंचायत आय एकत्रित करता है, कर या टैक्स के माध्यम से जनपद पंचायत आय प्राप्त करता है। अब अनुदान के माध्यम से हम देखना शुरू करते हैं तो अनुदान के माध्यम से पहला होता है कि राज्य सरकार जो जनपद पंचायत को अनुदान देती है उसके द्वारा जनपद पंचायत अपने कार्यों को पूरा करती है। उसके बाद जिला पंचायत के द्वारा कुछ अनुदान किसको दिया जाता है, जनपद पंचायत को, उसके द्वारा काम करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जनपद पंचायत क्षेत्र में नाटक या सर्कस होता है तो उनके द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है कि भाई आप गांव कल्याण कर लीजिए, तो उसके अनुदान से जनपद पंचायत कार्य करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार ने बोला कि हम हर योजना में आपको इतना पैसा देंगे, तो वो जो आता है तो उन धनराशि के द्वारा जनपद पंचायत अपना काम करती हैं। इसके बाद कुछ टैक्सों के माध्यम से भी आय होती है जनपद पंचायत द्वारा लगाए गए कर, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां कर लगाकर जनपद पंचायत पैसे कमा सकती है। बाजार या मेला यदि लगता है उसके अंतर्गत तो 2 रुपये 3 रुपये ठेले वालों से और जो वहाँ सब्जी बेचते हैं उनसे कुछ पैसे लेकर काम चलाता है। मंडियों में लगाए जाते हैं कि भैया बहुत कम रखे जाते हैं तो दोनों लोगों को सहूलियत होती है। जनपद पंचायत के भी कार्य करते रहते हैं और उनके अंतर्गत काम करने वाले लोगों को भी मदद मिलती है। अब जब हम चलते चलते तथ्य संग्रह की बात करते हैं, चलते चलते तथ्य संग्रह का उद्देश्य जो चीज़ें हमसे पीछे मिस हो गई हैं उन बातों को एकत्रित करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि आप आसानी से उन्हें याद रखते हुए अपने पेपर में सही आंसर कर सकें। तो सबसे पहले तो यही आता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। कभी यदि आपसे पूछा जाए और 2017 में पूछा भी गया है कि जनपद पंचायत कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 313 टच करना है, टिक करना है। जनपद पंचायत मध्य स्तर का है जिनका गठन विकास खंड पर होता है। ये भी है 5,000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत का गठन होता है। पीछे हमने चर्चा करी है इसकी। कृषि और सामाजिक वानिकी के साथ जनपद पंचायत के कार्य प्रणाली आबादी के लिए जरूरी सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी एक प्रमुख लक्ष्य होता है। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए। लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ आप नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम कोई भी अच्छा वीडियो, जानकारी से संबंधित वीडियो, अच्छी जानकारी से संबंधित वीडियो यदि हम उपलब्ध कराएं तो आप आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आता है कि किसानों को बेहतर बीज प्रदान करना, प्रशिक्षण की नई तकनीकों के बारे में उन्हें सूचित करना, छोटे पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, चराई भूमि बनाए रखना, गाँवों में स्थापित करना, संबंधित प्रोग्राम जो चलाना होता है वो किसका कार्य होता है, प्रमुख जनपद पंचायत का। जो कार्य पीछे छूट गए हैं वो मैंने इसमें सम्मिलित कर दिए हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करना भी जनपद पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। अगली क्लास में हम जिस प्रकार हमने अभी जनपद पंचायत को बड़े सरल और सीधे शब्दों में स्पष्टता के साथ आपके सामने क्लियर किया है, उसी तरह हम अगली क्लास में जिला पंचायत को, उनकी संरचना को, बैठक कार्य को भी देखेंगे ताकि आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके द्वारा गलती ना की जाए और आप सिलेक्शन लें। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। आप इस क्लास की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाइए, खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप
को इसी तरह से कुछ सहायता प्रदान करते रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।